बाबू चंद्रशेखर सत्ता नहीं सिद्धांतों का प्रधानमंत्री। पहले भाग। एक अवधारणा। नेता की शुरुआत। भारत के लोकतंत्र ने कई प्रधानमंत्री देखे। कुछ लंबे समय तक सत्ता में रहे, कुछ ने इतिहास रचा, कुछ ने अपने विचारों से पीढ़ियों को प्रेरित किया। लेकिन एक नेता ऐसा भी था जिसने सत्ता से नहीं सिद्धांतों को महत्व दिया, जिसने देश को समझने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की, जिसने राजनीति को सेवा का माध्यम माना। यह कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू चंद्रशेखर सिंह की। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल केवल 7 महीने का था, लेकिन उनका व्यक्तित्व और विचार आज भी भारतीय राजनीति में ईमानदारी, साहस और जनसेवा के प्रतीक माने जाते हैं। ये 1 जुलाई 1927 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का इब्राहिमपट्टी गांव एक साधारण किसान परिवार में जन्मा हुआ उस बालक का जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। ग्रामीण प्रवेश में पले बड़े चंद्रशेखर ने बचपन से ही किसानों का संघर्ष, गरीबी की कठिनाइयाँ और समाज की असमानताएं देखी। यही अनुभव आगे चलकर उनके परिवार राजनीतिक जीवन की दिशा बनी। शिक्षा और छात्र जीवन क्या था? प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि देश के श्रेष्ठ विचारकों और भविष्य के नेताओं की कर्मभूमि था। यहीं चंद्रशेखर ने राजनीति, समाजवाद और लोकतंत्र पर गहन अध्ययन किया। वे केवल पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, बल्कि प्रश्न पूछने वाले, बहस करने वाले और समाज को बदलने का सपना देखने वाले युवा थे। समाजवादी विचारों की ओर चंद्रशेखर पर समाजवादी नेताओं, विशेषकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के विचारों का गहन प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का नहीं, बल्कि समाज को बदलने का माध्यम माना। यहीं से एक ऐसे नेता की यात्रा शुरू हुई जो आगे चलकर संसद में अपनी बेबाक आवाज़, जनता से जुड़ाव और सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए पूरे देश में पहचाना गया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे चलकर यही युवा नेता कांग्रेस में पहुंचा, यहीं यंग तुर्क कहलाया, आपातकाल का विरोध किया और फिर इतिहास की सबसे यादगार भारत यात्रा पर निकल पड़ा। अब हम लोग भाग 2 की बात करेंगे। यंग तुर्क से लोकतंत्र के प्रहारी तक, कांग्रेस में प्रवेश। स्वतंत्र भारत का निर्माण हो रहा था। नए सपने, नई चुनौतियां और नई राजनीति आकार ले रही थी। इसी दौर में चंद्रशेखर ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, लेकिन वे उन नेताओं में नहीं थे जो केवल नेतृत्व की प्रशंसा करते थे। वे हर नीति को तर्क और राष्ट्रहित की कसौटी पर रखते थे। संसद में उनकी वाणी प्रभावशाली थी। उनके भाषण तथ्यों, तर्कों और जनहित से भरे होते थे। धीरे धीरे वे राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरे में शामिल हो गए। यंग तुर्क की पहचान 1960 और 1970 के दशक में कांग्रेस के भीतर कुछ युवा नेता बदलाव की आवाज़ बनकर उभरे। उन्होंने यंग तुर्क कहा गया। चंद्रशेखर इस समूह के सबसे प्रमुख चेहरे में थे। वे मानते थे कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का नाम है। वे सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखते थे, चाहे सवाल अपनी पार्टी से क्यों ना हो।
उनकी बेबाकी ने उन्हें जनता का सम्मान दिलाया, लेकिन सत्ता के गलियारों में कई लोग को असहज भी किया। आपातकाल और संघर्ष। 25 जून 1975 भारत में आपातकाल लागू हुआ। नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगे, विपक्ष नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई और लोकतंत्र कठिन परीक्षा से गुजरा। चंद्रशेखर ने इस दौर में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे भी गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए, लेकिन जेल की सलाखों उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। उन्होंने अपने लेखन और चिंतन के माध्यम से लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों के महत्व को लगातार रेखांकित किया। आपातकाल समाप्त हुआ, लेकिन चंद्रशेखर का संघर्ष नहीं। अब वे केवल एक राजनेता नहीं रहे, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के दृढ़ समर्थक बन चुके थे। आने वाले वर्षों में वे एक ऐसा निर्णय लेने वाले थे जिसने उन्होंने जनता के बीच अलग पहचान दी। देश को समझने के लिए हजारों किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत यात्रा निकाली। अगले भाग में भारत यात्रा जब एक नेता कर नहीं पैदल चला। बाबू चंद्रशेखर सत्ता नहीं सिद्धांतों का प्रधानमंत्री थे। भारत यात्रा जब एक नेता जनता के बीच चला। साल 1983 में देश राजनीति, बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असमानताओं जैसे चुनौतियों से जूझ रहा था। अधिकांश नेता मंचों से भाषण दे रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, अगर भारत को समझना है तो भारत की सड़कों पर चलना होगा, गांव में जाना होगा, लोगों के आंखों में झांकना होगा। यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे यादगार राजनीति। पद यात्राओं में से एक भारत यात्रा। कन्याकुमारी से दिल्ली तक। 6 जनवरी 1983 को चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से अपनी पद यात्रा शुरू की। लक्ष्य था देश को गरीब से कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू की। लक्ष्य था देश को करीब से जानना, लोगों की समस्याओं को सुनना और भारत की वास्तविक तस्वीर को समझना। लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने अनेक राज्यों, कस्बों और गांवों का दौरा किया। वे किसान के खेतों में बैठे, मजदूरों से मिले, छात्रों से बातचीत की और महिलाओं की समस्याएं सुनी। उनके लिए एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि भारत को समझने का प्रयास था। वे जनता की आवाज बने। यात्रा के दौरान उन्होंने कई सूखे की मार झेलते किसान मिले, कई बेरोजगार युवा, तो कई शिक्षक और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित परिवार मिले। चंद्रशेखर केवल सुनते नहीं थे, वे नोट्स बनाते थे। उनका मानना था कि नीतियां दिल्ली के दफ्तरों में नहीं, बल्कि जनता के अनुभव से बनती है। इस यात्रा ने उन्होंने केवल नेता नहीं, बल्कि जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व बना। भारत की यात्रा विरासत। भारत यात्रा ने चंद्रशेखर की पहचान बदल दी। अब वे केवल संसद के नेता नहीं थे, बल्कि उन लाखों गरीबों भारतीयों की आवाज़ बन चुके थे जिनकी बातें अक्सर सत्ता तक पहुंच ही नहीं पाती थी। आज भी उनकी यह पद यात्रा भारतीय राजनीतिक में जनसंपर्क, सादगी और संवेदनशील नेतृत्व का एक अनूठा उदाहरण मानी जाती है। लेकिन जनता के बीच अपनी पहचान बनाने वाला यह नेता जल्दी ही भारत की सबसे कठिन राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करने वाला था। सत्ता उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे बने भारत के प्रधानमंत्री। सत्ता तक का सफर और प्रधानमंत्री बनने की कहानी। साल 1989 भारतीय राजनीतिक
एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। आम चुनाव के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन सत्ता के गलियारों में मतभेद बढ़ने लगे। समर्थन खींचने, गठबंधन की राजनीति और आंतरिक असहमति ने सरकार को कमजोर कर दिया। देश राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया। ऐसे समय में एक ऐसा नेता सामने आया जिसकी पहचान ईमानदारी और स्पष्टतावादिता थी, चंद्रशेखर। नया राजनीतिक समीकरण। चंद्रशेखर ने अपने समर्थक सांसदों के साथ अलग राजनीति रास्ता चुना। कांग्रेस ने उनकी सरकार को बाहर से समर्थन देने का निर्णय लिया। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह आसान रास्ता नहीं था। संसद में उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था और हर निर्णय राजनीतिक संतुलन पर निर्भर था। देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की उम्मीद थी जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोच्च रख सके। चुनौतियां से भरी शुरुआत। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था। अंतर्राष्ट्रीय खाड़ी युद्ध का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। हर दिन एक नई चुनौतियां लेकर आता था, लेकिन चंद्रशेखर ने कठिन निर्णय लेने से पीछे हटने के बजाय परिस्थितियों का सामना करने का रास्ता चुना। सत्ता नहीं, जिम्मेदारी। चंद्रशेखर जानते थे कि उनकी सरकार लंबी चले या नहीं, इतिहास उन्हें अनेक फैसलों से याद रखेगा। उन्होंने राजनीतिक लाभ से पहले राष्ट्रहित को महत्व देने की कोशिश की। उनका विश्वास था प्रधानमंत्री पद सम्मान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आर्थिक संकट इतना गहरा था कि देश के अभूतपूर्व फैसलों के दहलीज पर खड़ा था। आने वाले कुछ महीनों के लिए गए निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने वाले साबित हुए। अगले भाग, आर्थिक संकट, कठिन फैसले और 7 महीने की सरकार के बारे में हम लोग जानेंगे। आर्थिक संकट। अब हम लोग 5वें भाग की ओर बढ़ेंगे। आर्थिक संकट, कठिन फैसले और इतिहास का सबसे मुश्किल दौर। संकट के कगार पर भारत। साल 1991 में भारत एक ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा था जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट चुका था। देश के पास आवश्यक आयात जैसे पेट्रोलियम और अन्य जरूरी वस्तुएं के भुगतान के लिए भी बहुत सीमित विदेशी मुद्रा बची थी। इसी समय खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को और कठिन बना दिया। भारत के सामने सवाल केवल अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का था। कठिन निर्णय। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और उनकी सरकार को एक ऐसा निर्णय लेना पड़े जो राजनीतिक रूप से आसान नहीं थे। सरकार ने विदेशी मुद्रा से निपटने के लिए कई आपात कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता के विकल्पों पर काम किया। इसी दौर में भारत के स्वर्ण भंडार को विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह कदम संकट की गंभीरता का प्रतीक था। इस प्रक्रिया की शुरुआत चंद्रशेखर सरकार के समय हुई और बाद की सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। यह निर्णय विवादास्पद था, लेकिन इसका उद्देश्य भारत की
विश्वसनीयता बनाए रखना और तत्काल आर्थिक दबाव को कम करना था। सत्ता से बड़ा राष्ट्र। चंद्रशेखर जानते थे कि इन फैसलों की आलोचना होगी, फिर भी उनका मानना था कि जब देश कठिन दौर से गुजर रहा हो तो लोकप्रिय होने से अधिक है महत्वपूर्ण जिम्मेदार निर्णय लेना है। उनका लक्ष्य राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि देश को आर्थिक अस्थिरता से बाहर निकालने की दिशा में आवश्यक कदम उठाना था। इतिहास का मोड़। हालांकि उनकी सरकार लंबा समय नहीं चल पाई, लेकिन 1990 और 1991 का संकट भारत के आर्थिक इतिहास का निर्णायक मोड़ बना। इसके बाद शुरू हुई नए आर्थिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इतिहासकार मानते हैं कि उस कठिन दौर में लिए गए कई निर्णय आगे आने वाले व्यापक आर्थिक सुधारों के लिए परिस्थितियां तैयार की। लेकिन राजनीति का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। कुछ ही समय बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने चंद्रशेखर सरकार के अंत की पटकथा लिख दी। अगले भाग में हम जानेंगे सरकार क्यों गिरी और चंद्रशेखर की राजनीति की विरासत। अब हम लोग भाग 6वें की ओर और अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार का अंत लेकिन विचारों की अमर विरासत। समर्थन वापस। प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों पक्षों के बीच विश्वास का संकट गहरने लगा। 1991 में उस समय बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निगरानी कराई जा रही थी। चंद्रशेखर सरकार ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया, लेकिन विवाद बढ़ता गया। आखिरकार कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया। बहुमत खोने के बाद चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। 7 महीने का कार्यकाल। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन चुनौतियां असाधारण नहीं थी। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सबके बीच उन्होंने देश का नेतृत्व किया। इतिहास किसी नेता को केवल उसके कार्यकाल की लंबाई से नहीं बल्कि कठिन समय में उसके साहस और निर्णय से भी याद रखता है। एक अलग तरह का नेता चंद्रशेखर को लोग उनकी सादगी, स्पष्टतावादिता और जनता से जुड़ाव के लिए याद करते हैं। उन्होंने दिखाया कि राजनीति केवल चुनाव जीतने का कला नहीं बल्कि समाज को समझने और उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी है। उनकी भारत यात्रा आज भी इन बात का प्रतीक है कि जनता की आवाज़ सुनने के लिए नेता को जनता के बीच जाना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। बाबू चंद्रशेखर का जीवन हमें यह सिखाता है कि पद अस्थाई होता है, लेकिन सिद्धांत अस्थाई होते हैं। सत्ता आती है, जाती रहती है, पर चरित्र और ईमानदारी इतिहास में हमेशा जीवित रहते हैं। उन्होंने शायद सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हो, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि नेतृत्व का मूल्य केवल वर्षों से नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण से तय होता है। आज जब हम भारतीय लोकतंत्र की यात्रा को देखते हैं, तब बाबू चंद्रशेखर का नाम उन नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। अगर आपको बाबू चंद्रशेखर के जीवन की यह प्रेरक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और आकाश एजुकेशनल
को सब्सक्राइब तथा फॉलो करें। ऐसे ही शोध आधारित और प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं, उसे सीखने की भी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।